नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी मछुए की बेटी। चौधरी और चौधराइन के लाड़ प्यार ने तिन्नी को बड़ी ही स्वच्छंद और उद्दंड बना दिया था। वो बड़ी निडर और कौतूहल प्रिय थी। आधी रात पिछले पहर जब तिन्नी को इच्छा होती वो नदी पर जाकर नाव खोलकर जल विहार करती और स्वच्छ लहरों पर खेलती हुई चंद्र किरणों की अटखेलियां देखती। यही कन्या चौधरी की सब कुछ थी, किंतु फिर भी आज तक चौधरी उसका विवाह न कर सके थे, क्योंकि कन्या के योग्य कोई वर चौधरी को अपनी जात में ना दिख पड़ता था। इसलिए तिन्नी को अभी तक कवारी ही रखा हुआ था। नदी के पार और उस पार को इधर से उधर जाने का चौधरी ने ठेका ले रखा था। चौधरी की अनुपस्थिति में तिन्नी अपने पिता का काम बड़ी योग्यता से करती थी। आज तुम इतनी जल्दी जा रही हो तिन्नी? क्या तुम नहीं जानते? क्या? यही कि राजा साहब आज उस पार जाएंगे। कौन राजा साहब? ये भी नहीं मालूम तुमको? नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ। और अब तक कहाँ पर थे? मैं तो अपने घर पे था। जैसे कि दिन रात घाट पर तो मैं ही रहती हूँ ना, इसलिए मुझे सब जानना चाहिए। और तुम्हें तो कुछ भी नहीं, तुम मुझे वैसे ही तंग किया करते हो। जाओ, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तिन्नी को चिढ़ाकर उसकी क्रोधित मुद्रा को देखने में युवक को विशेष आनंद आता था। इसलिए वो प्रायः इसी प्रकार के बेसिर पैर के प्रश्न करके उसे चिढ़ा दिया करता था। किंतु आज तो बात जरा टेढ़ी हो गई थी। तिन्नी ने क्रोधावेश में ये प्रतिज्ञा ली थी कि अब वो युवक से कभी बोलेगी नहीं। इसलिए मुंह फेर कर वो तेजी से घाट की ओर चलती। युवक ने तिन्नी का रास्ता रोक लिया और बड़े विनीत और नम्र भाव से बोली, तिन्नी, सच बता दे मेरी तिन्नी, मैं तेरा डांड चला दूंगा, तेरा आधा काम भी कर दूंगा। तिन्नी के क्रोधित मुख पर हंसी नाच गई। युवक उसके साथ डांड चलाएगा, उसे एक साथी मिल जाएगा, इस बात को सोचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बोली कि क्या तुम सच कहते हो? मेरे साथ तुम डांड चलाओगे? देखा, बापू भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। यदि तुम सच में मेरे साथ डांड चलाने को कहो तो फिर मैं बताती हूँ। युवक ने कहा, सच नहीं तो क्या झूठ, मैं डांड जरूर चलाऊंगा, पर पहले तुझे बताना पड़ेगा। इधर अपने पास ही कोई रियासत है ना, यहीं के राजा साहब नदी के उस पार शिकार खेलने जाएंगे। महीना 15 दिन का काम है मनोहर, खूब अच्छा रहेगा। खूब पैसे भी मिलेंगे और मैं तुम्हें दिया करूंगी। पर इतना वादा करो कि जब तक बापू ना लौट कर आएंगे तुम रोज मेरे साथ दान चलाया करोगे। युवक ने फिर बोला कि ये भी कौन सी बात है तिन्नी, यदि तू मान जाए तो मैं तो तेरे साथ जीवन भर डांड चलाने को तैयार हूँ। तिन्नी बोली, तो मैंने कभी इनकार किया है क्या? नेकी और पूछ पूछ, तुम मेरा डांड चलाओगी तो क्या मैं इनकार कर दूंगी? युवक कुछ देर रुक के बोला कि तिन्नी, तू मुझसे ब्याह क्यों नहीं कर लेती, फिर हम दोनों जीवन भर साथ साथ डांड चलाएंगे। क्षण भर के लिए तिन्नी के चेहरे पर लज्जा की लाली दौड़ गई, किंतु परंतु ही वो संभल कर बोली कि कहने के लिए तो कह गए मनोहर, लेकिन आज मैं ब्याह के लिए तैयार तो हो जाऊं। तुम क्या करोगे? युवक बोला कि मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। तिन्नी बोली, और उसके बाद? वो बोला, फिर मैं तुम्हें रानी बनाकर अपने आपको दुनिया का बादशाह समझूंगा। तिन्नी हंसते हुए बोली कि अपने आप को बादशाह समझोगे क्यों मनोहर, और मैं बनूंगी रानी। पर मैं रानी बनने के बाद डांड तो ना चलाऊंगी, अभी से कहे देती हूँ। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। वो बोला कि तब मैं ही क्यों डांड चलाने लगा, मैं राजा बनूंगा और तुम मेरी रानी, और फिर डांड चलाएंगे हमारे और तुम्हारे नौकर। तिन्नी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली कि अच्छा ये बात है। दोनों
हंसते हुए घाट की तरफ चले गए। एक बड़ी नाव पर राजा साहब और उनके पुत्र कृष्णदेव अपने कुछ मुसाहिबों के साथ उस पार जाने के लिए बैठे। इन्हीं कई मछुओं और मनोहर के साथ डांड चलाने लगी। इन्हीं नाव भी खेती जाती और साथ ही मनोहर से हंस हंसकर बातें भी करती जाती। वायु के झोंकों के साथ उड़ते हुए उसके काले घुंघराले बाल की सुंदर मुखाकृति को और भी ज्यादा मनमोहक बना रहे थे। कृष्णदेव उसके मुंह की ओर इस स्थिरता के साथ देख रहे थे, इस पे तो तिन्नी का ध्यान ही ना था। तो राजा साहब के पुत्र की मानसिकता उनसे छुपी ना रही। युवा काल में ही उनके जीवन में कई बार ऐसे मौके आ चुके थे। कृष्णदेव प्रायः प्रतिदिन ही जल विहार के लिए नौका पर आ जाते और डांड चलाने का काम बहुधा तिन्नी ही किया करती थी। कृष्णदेव के मूक प्रेम और आकर्षण ने तिन्नी को भी उनकी तरफ कुछ आकर्षित कर लिया था। इस समय कृष्णदेव नौका पर आते, उस समय अन्य मछुओं के साथ रहते हुए भी तिन्नी स्वयं ही नौका चलाती। राजा साहब से कुछ ना छिपा था। कुमार रोज जल विहार के लिए जाते और तिन्नी भी ही नाव चलाया करती। ये राजा साहब ने सुन लिया था। अतः बात को इससे अधिक बढ़ाने से अभिप्राय था कि राजा साहब अपने बिना शिकार खेले ही एक दिन अपनी रियासत को लौट गए। जाने को पिता के साथ कृष्णदेव भी गए, किंतु उनका हृदय मछुए के झोपड़े में तिन्नी के पास ही छूट गया था। रियासत पहुंचकर कृष्णदेव सदा उदास और ना जाने किन विचारों में मग्न रहा करते। शायद उन्हें रह रहकर मनोहर के भाग्य पर ईर्ष्या होती थी। वो सोचते कि मनोहर किस प्रकार तिन्नी के पास बैठकर नाव चलाया करता था। तिन्नी कैसे ही घुल मिलकर हंसती हुई उससे बातें किया करती थी। एक मामूली आदमी होकर भी मनोहर कितना सुखी है। काश मैं भी एक मछुआ होता, तिन्नी के पास बैठकर नाव चला सकता तो कितना सुख का अनुभव होता। किंतु किसी से वो कुछ कहते ना। हाँ, अब उन्हें आखेट से रुचि न थी। शतरंज के वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, किंतु अब मोहरों की ओर उनसे आंख उठाकर भी न देखा जाता। अध्ययन से भी उन्हें बड़ा प्रेम था। उनकी लाइब्रेरी में विद्वान लेखकों की अच्छी से अच्छी पुस्तकें थीं, किंतु अब इन पर इंचों धूम जम रही थी। दोस्त यार घंटों आते छेड़छाड़ करते, किंतु कृष्णदेव में तिल भर का भी परिवर्तन ना होता। उनके अंतर जगत में कितना भयंकर तूफान उठ रहा था, ये किसे मालूम था। कृष्णदेव अपनी वेदना चुपचाप ही पी रहे थे। उनकी आंतरिक पीड़ा को उनकी शारीरिक अवस्था बतला रही थी। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। पिता से पुत्र की बीमारी छिपी ना थी। वो सब जानते थे, किंतु वे चाहते थे कि किसी प्रकार ये बात दब जाए तो अच्छा है। कृष्णदेव उनका इकलौता पुत्र था, की चिंता उन्हें रात दिन बनी रहती थी। इन्हीं ने आनंदनीय रूप और चातुर्य ने राजा साहब को आकर्षित ना किया हो, सो बात अलग थी, किंतु वो आखिर है तो मछुए की ही बेटी। राजा साहब उससे कृष्णदेव का विवाह करते भी तो कैसे। एक दिन राजा साहब कृष्णदेव के कमरे में गए। उस समय वो सोए हुए थे। आंखों के पास रोते रोते गड्ढे से पड़ गए थे। चेहरा पीला और शरीर सूखकर काटा हो रहा था। जमीन पर ही एक चटाई के ऊपर बिना तकिए के मखमली बिछौना पर सोने वाला उनका दुलारा कृष्णदेव ना जाने किस चिंता में पड़ा पड़ा सो गया था। राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ ना बोलकर चुपचाप कृष्णदेव के कमरे से बाहर निकल आए। दूसरे ही दिन रियासत से तिन्नी समेत चौधरी का बुलावा हुआ। उन्हें शीघ्र से शीघ्र उपस्थित होने की आज्ञा थी और साथ ही उन्हें लेने के लिए सवारी भी आई थी। घटना ने मोहल्ले भर में हलचल मचा दी थी। चौधरी बहुत घबराए और सोचे कि अवश्य ही मेरी अनुपस्थिति में इस उद्दंड लड़की ने कुछ न कुछ अनुचित व्यवहार किया होगा। राजा साहब जरूर नाराज हैं, नहीं तो तिन्नी समेत लाए जाने के कारण ही क्या हो सकता है। मोहल्ले वाले सभी राजा को समयोचित सीख देते आए। अपनी अपनी समझ के अनुसार किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ।
तिन्नी का हृदय कुछ और ही बोल रहा था। तिन्नी पिता के पास मोटर पर बैठने वाली ही थी कि मनोहर ने आकर धीरे से तिन्नी से कहा, तिन्नी, कहीं राजकुमार ने तुम्हें अपनी रानी बनाने के लिए बुलाया हो तो? तिन्नी बोली कि कुछ तुम मुझे अपनी रानी बनाते हो, कुछ राजकुमार बनाएंगे। मनोहर दुखी मन से बोला, तिन्नी, तुम सदा ही मेरे हृदय की रानी हो और रहोगी। आज ऐसी बातें क्यों करती हो? तिन्नी ने बड़ी रुखाई से बोला, सो कैसे? बिना विवाह हुए ही मैं तुम्हारी या तुम्हारे हृदय की रानी कैसे बन सकती हूँ? मनोहर बोला कि तिन्नी, रानी बनने के लिए विवाह थोड़ी जरूरी है। जिसे हम प्यार करते हैं वही हमारी रानी। तिन्नी का चेहरा तमतमा गया। बोली कि मैं ऐसी रानी नहीं बनना चाहती। ऐसी रानी से तो मछुए की बेटी ही भली। मनोहर के उत्तर की प्रतीक्षा ना करके वो पिता के पास जाकर मोटर में बैठ गई। मोटर स्टार्ट हो गई। जब ये लोग रियासत में राजा साहब के महल के सामने पहुंचे तो कुछ अंधेरा हो चला था। इनके पहुंचने की सूचना राजा साहब को दी गई। चौधरी पुत्री समेत महल के सोने से कमरे में बुलाए गए। कमरे में राजा साहब और कृष्णदेव को छोड़कर कोई ना था। डर के मारे चौधरी की तो हुलिया ही बगड़ रहा था, किंतु तिन्नी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पिता पुत्री का उचित सम्मान करने के उपरांत राजा साहब ने मछुए को संबोधन करके कहा, चौधरी, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है कदाचित तुम नहीं जानते। चौधरी भय से कांप उठे। हाथ जोड़कर बोले कि मैं तो महाराज का गुलाम हूं सदा। राजा साहब बोले कि हम तुम्हारी इस कन्या को राजकुमार के लिए चाहते हैं। इन्हीं होठों के भीतर मुस्काई और चौधरी आश्चर्य से चकित हो गए। एक बार राजा साहब की ओर देखा और फिर तिन्नी की ओर देखा। ऐसा चौधरी को इस बात पर विश्वास न हुआ कि कहाँ मैं एक साधारण मछुआ और कहाँ ये रियासत के राजा। हमारे बीच में कभी रिश्तेदारी भी हो सकती है। फिर ना जाने क्या सोचकर वो भय विहल चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, बोला कि महाराज, ये कन्या मेरी नहीं है। राजा साहब चौंक उठे। हाथ जोड़े ही जोड़े चौधरी बोले कि महाराज, 15 साल पहले की बात है। नदी में बेहद बाढ़ आई थी और उसी बढ़ापे में मेरे बुढ़ापे की लकड़ी यह कन्या मुझे मिली थी। ये एक खाट पर बहती हुई आई थी और इसके गले में छोटे से सोने की ताबीज थी। ताबीज का नाम सुनते ही राजा साहब को ताबीज देखने की उत्सुकता हुई। उनके मस्तिष्क में किसी ताबीज की धुंधली स्मृति छा गई। पिता के आदेश से तिन्नी गले के ताबीज निकालकर उसे गांठ से खोलने लगी। कछुए ने फिर कहा कि महाराज, इस ताबीज का भी बड़ा विचित्र किस्सा है। एक बार ताबीज का धागा टूट गया। कई दिनों तक याद न रहने के कारण मैं इसे ना पहना पाया। बस महाराज, ये तो इतनी ज्यादा बीमार पड़ी कि मरने जीने की नौबत आ गई। और फिर जैसे ही ताबीज पहनाया हो, ये बिना दवा दारू के ही चंगी हो गई। तब से ताबीज इसके गले में पड़ी हुई है। राजा साहब को स्मरण हुआ आया कि 15 साल पहले उनकी लड़की भी टेंट के अंदर से बाढ़ में बह गई थी। इसके गले में उन्होंने एक ज्योतिषी के आदेशानुसार ताबीज पहनाया था। उन्होंने एक बार कृष्णदेव और एक बार तिन्नी के मुंह की तरफ देखा। उन्हें उनके मुंह से कुछ असमानता दिखाई पड़ रही थी। तब तक तिन्नी ने गले से ताबीज निकालकर राजा साहब के सामने कर दी। राजा साहब का हृदय तो बड़े ही वेग से धड़क रहा था। ताबीज को हाथ में लेते ही वो बोले कि मेरी कांति। ये कहते हुए उन्होंने तिन्नी को गले से लगा लिया और ये वही ताबीज था जिसे ज्योतिषी के आदेश पर राजा साहब ने पुत्री के गले में पहनाया था। पिता पुत्री और भाई बहन का ये अपूर्व सम्मिलन था। सबकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। अब महल के पास चौधरी के रहने के लिए पक्का मकान बन गया था। चौधरी अपनी स्त्री समेत वहीं रहते थे। अब उन्हें नाव नहीं चलानी पड़ती। रियासत की ओर से उनकी जीविका के लिए एक अच्छी रकम बांध दी गई है। राजमहल में
रहते हुए भी कांति चौधरी के घर आकर तिन्नी हो जाती है। अब भी वो चौधरी के साथ उनकी थाली में बैठकर चौधराइन के हाथ की मोटी मोटी रोटियां खा जाती है। तिन्नी को बहन के रूप में पाकर कृष्णदेव को कम प्रसन्नता न थी। वो तिन्नी का साथ चाहते थे, चाहे वो पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी मछुए की बेटी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें ज़रूर बताएं, और आपको कहानियाँ सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ।